कहते हैं कि माँ का प्यार वो पहला चमत्कार है जो बच्चा महसूस करता है, लेकिन मेरी माँ का प्यार मुझे शाप जैसा लगा। मेरा नाम अभिनव है। मैं भारत के एक धूल भरे गांव में एक ठंडी सुबह पैदा हुआ। जब मैं इस दुनिया में आया, मेरी माँ ने मुझे खुशी से नहीं बल्कि कुछ और डरावना भाव से देखा। नफरत, शायद घृणा। लोग कहते हैं कि मैं पैदा होने के दिन वो रोई, प्यार की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं वही था जिसे उसने कभी चाहा ही नहीं। मैं वो हादसा था जिसे उसने कभी खुद से माफ नहीं किया। बड़े होते समय मेरी पहली यादें लोरी या गले लगने की नहीं थी। वे चिल्लाने, हवा में खींचने, उन चीजों के लिए सजा मिलने की थी जो मैंने नहीं की थी। ठंडी रातें रसोई की जमीन पर बिताना, जब मेरे भाई बहन बिस्तर पर सोते थे। मैं खाने की खुशबू से उठता, लेकिन मुझे सिर्फ साधारण गाली दी जाती और भगा दिया जाता, जबकि दूसरों को मांस और चावल मिलता। जब मैंने पूछा क्यों, वो कहती, गाली तुम्हारे लिए सही है, हरामजादों को मांस का हक नहीं। पहले मैं समझ नहीं पाया। मैंने अच्छा बनने की कोशिश की। मैं सुबह से पहले यार्ड साफ करता, मैं पानी लाता, मैं शौचालय साफ करता, छोटे भाई बहनों का ध्यान रखता, लेकिन मेरी कोई भी कोशिश उसे कभी खुश नहीं कर पाई। उसने मुझे कभी अभिनव नहीं कहा। हमेशा कहती, वो लड़का। लोगों से मिलाते समय भी कहती, ये बस वही है। मेरे पिता, एक शराबी जो घर के बजाय पान की दुकान पर ज्यादा समय बिताते थे, मुझे शायद ही नोटिस करते, और जब ध्यान देते तो या तो बेल्ट से मारते या कहते कि मैं ही वजह हूं कि उसकी पत्नी अब मुस्कुराती नहीं। लेकिन सबसे बुरा स्कूल था। मैं फटे यूनिफॉर्म पहनता जिन्हें कई बार सिलवाया गया था। मेरे सैंडल में छेद थे, मोजे मैच नहीं करते थे। दूसरे बच्चे मुझे अभी भिखारी कहते। वे मुझ पर चाक फेंकते, मेरी किताबें छुपाते, सभा के दौरान मेरा मजाक उड़ाते। मैं दोपहर के भोजन में अकेला बैठता। कोई भी उस लड़के के पास नहीं बैठना चाहता जो किरोसिन और तेल जैसी बदबू देता। मैं इसका आदत पड़ गया। मैं शांत और अदृश्य हो गया। एक दिन सुबह की सभा में कक्षा का जोकर मेरे शॉर्ट्स नीचे खींच दिया। हंसी गड़गड़ाहट की तरह हुई, यहां तक कि शिक्षक भी हंसे। मैं ठंडी खड़ा रहा। मेरी गरिमा मिट्टी की तरह टूट रही थी। मैं नहीं रोया, मैं नहीं चिल्लाया। मैंने सिर्फ शॉर्ट्स उठाए, पहने और सीधे घर चला गया। उसी दिन मेरी मां ने मुझे इतनी मार दी कि मैं 2 दिन तक चल नहीं पाया। तुम मुझे अपमानित करना चाहते हो? तुम स्कूल छोड़ रहे हो? उसने चिल्लाया। तुम सोचते हो कि तुम खास हो? तुम सिर्फ बोझ हो, एक शापित बच्चा। उसी रात मैंने कुछ तय किया। अगर दुनिया मुझे कुछ नहीं समझती, तो मैं कुछ ऐसी बनूंगा कि वे मुझे याद किए बिना न रह सके। और ये निर्णय वो आग बन गया जिसने मुझे जिंदा रखा। सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसने मुझसे दयालुता दिखाई, एक बूढ़ा अंधा आदमी, विवेक। वो मेरे स्कूल के पास सड़क किनारे की किताबों की दुकान चलाते थे। कोई उसकी किताबें नहीं खरीदता था, इसलिए वो दिन रेडियो सुनने और खुद से बात करने में बिताते। एक दोपहर मैंने उसकी किताबों की स्टॉक उठाने में मदद की जब कुछ लड़कों ने उसकी दुकान उखाड़ दी। उसने मेरा हाथ छुआ और कहा, तुम दूसरों जैसे नहीं हो। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकता, लेकिन तुम्हारी आवाज में आग है। उस दिन से मैं हर हफ्ते उसे मिलने जाता। उसने मुझे किताबें उधार दी, असली किताबें, स्कूल की टेस्ट वाली किताबें नहीं। उसने मुझे उपन्यास, विज्ञान पत्रिका और अखबार दिए। मैं उसे पढ़कर सुनाता और बदले में उसने मुझे दुनिया को सवाल करने का तरीका सिखाया। ज्ञान ही शक्ति है, अभिनव, वो कहते, और शक्ति सबसे अच्छी बदला है। जब मैं 12 साल का हुआ, कुछ हुआ जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मेरी मां ने मुझ पर घर से 1000 रुपए चुराने का आरोप लगाया। मुझे नहीं पता था कि उसने पैसे कहाँ रखे हैं, लेकिन उसने अपना मन बना लिया था। उसने मुझे बाहर खींचा, झाड़ू से पीटा और पड़ोसियों के सामने चिल्लाई, चोर, तुम जेल में जा रहे हो जैसे तुम्हारा चाचा। उस दिन मैं खून बहा।
मेरे होंठ फट गए, पैर सूज गए। कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, यहां तक कि मेरे पिता भी नहीं। वो पान वाइन पीते हुए देख रहे थे, जैसे किसी शो में हो। उसी रात मैंने अपनी एक जोड़ी जीन्स, विवेक की किताबें और आधा खाया हुआ रोटी पैक किया और निकल गया। मुझे नहीं पता था कि कहाँ जा रहा हूं। बस जंगल से होकर सोते हुए घरों और दूर के घरों के पास चलता रहा। मैं एक बार रोया, सिर्फ एक बार। फिर मैंने दर्द निगल लिया। 3 दिन बाद मैं इंगू सिटी पहुंचा, भूखा, नंगे पैर और बीमार। यही मेरी दूसरी जिंदगी की शुरुआत थी। मैं पुल के नीचे सोता, कंडक्टर की नौकरी की, बाद में कार वॉश में काम किया। मुझे थप्पड़ मारे गए, धोखा दिया गया, अपमानित किया गया, लेकिन मैंने कभी चोरी नहीं की और कभी भी भीख नहीं मांगी। मैंने कमाई की हर रुपया खाना खरीदने में लगाई और बॉस पार्क के पास इंटरनेट कैफे का इस्तेमाल किया। मालिक राकेश भाटिया ने मुझे एक दिन देखा जब मैंने एक ग्राहक की ऑनलाइन फॉर्म में मदद की। मिस्टर बी कंप्यूटर? उन्होंने पूछा। मैंने सिर हिलाया और कहा, छोटा। उन्होंने मुझे वीकेंड जॉब दी, जगह साफ की, बदले में हर दिन 30 मिनट कंप्यूटर इस्तेमाल करने की अनुमति मिली, और वही मेरे लिए काफी था। मैं जल्दी सीखता, जितना कोई उम्मीद नहीं करता। मैंने ट्यूटोरियल्स पढ़े, वेबसाइट बनाना सीखा, कोडिंग वीडियो देखी, कभी कभी कैफे में सोया। आखिरकार राकेश भाटिया ने मुझे स्टोर रूम में गद्दा दे दिया। साल बीते। 19 साल की उम्र में मैंने एक सरल मोबाइल ऐप बनाया जिससे ग्रामीण बाजारों में व्यापारी अपने सामान को ट्रैक कर सके। मैंने इसे स्थानीय तंबू इवेंट में दिखाया। पहले लोग हंसे, फिर जब मैंने काम दिखाया, उसी हफ्ते मुझे पहला निवेशक मिला। 23 साल की उम्र में मैं भारत के तकनीकी दिग्गजों के सामने बैठा था। 25 साल की उम्र में मैं फोर्ब्स इंडिया के कवर पर था, देश का सबसे कम उम्र का सेल्फ मेड अरबपति। अब मैं आपको बताता हूं कि किस्मत अपने खेल कैसे खेलती है। एक शाम जब मैं मुख्य भाषण की तैयारी कर रहा था, एक वीडियो ऑनलाइन आया। अभिनव के एक गांव की एक गरीब महिला स्थानीय टीवी पर रोती हुई दिख रही थी कि उसका बेटा, जो अब अरबपति बन चुका है, घर नहीं आया और एक पैसा भी नहीं भेजा। वो मेरी मां थी, सविता। वो टूटी हुई प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी थी, आंखों में नकली आंसू, कह रही थी, मैंने उसे अपनी सारी मेहनत से पाला, मैंने उसके लिए सहा, अब उसने मुझे भूल गया। उसे नहीं पता था कि ये वीडियो वायरल हो जाएगा, और उसे ये भी नहीं पता था कि मैंने इसे देखा। लेकिन मैंने फोन नहीं किया, जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप देखा, बिना किसी भावना के। क्योंकि आप क्या करेंगे जब वही महिला जिसने आपका जन्म करवाया अब आपके आशीर्वाद के लिए रो रही हो? मैं चुपचाप बैठा रहा। वीडियो अभी भी मेरे स्क्रीन पर चल रहा था। मेरी सहायक नीता ने इसे बिना कुछ कहे मुझे भेजा था। वो जानती थी, वहां वो थी, मेरी मां, वही महिला जिसने कभी मुझे खून बहने तक मारा, जिसने मेरे जन्म के दिन गाली दी, अब फटी हुई अनारा ब्लाउज में बैठी नकली आंसू बहा रही थी स्थानीय समाचार क्रू के सामने। उसकी आवाज टूट रही थी और वो नाटकीय तरीके से सूंघ रही थी। मैं कई दिनों से नहीं खाई। मेरा इकलौता बेटा अभिनव, उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने उसे कुछ नहीं देकर पाला, सब कुछ दिया, अब वो मेरी कॉल भी नहीं उठाता। ये सब झूठ था, क्योंकि मुझे एक भी कॉल नहीं मिली थी। क्या उसके पास मेरा नंबर भी है? उसने अपनी रैपर के किनारे से नाक पोंछी और फिर सीधे कैमरे में देखकर आवाज कांपते हुए बोली, ओ अभिनव, मेरा बेटा, अगर तुम ये देख रहे हो तो कृपया घर लौट आओ। तुम्हारी मां को तुम्हारी जरूरत है। मेरा पेट घुमा, होंठ खुले, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला, सिर्फ हवा और अविश्वास। उस रात मैं सो नहीं सका, गुस्से की वजह से नहीं, बल्कि मेरे अंदर का एक छोटा सा मूर्ख हिस्सा अभी भी उस मां के लिए तरस रहा था जो कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। एक ऐसी मां जो मुझे गले लगाती और कहती, मेरे बेटे, मैं तुम्हें देख रही हूं।
लेकिन वो रूप एक सपना था जिसे मैंने बहुत पहले मार दिया था। फिर भी मेरे अंदर कुछ बचा था। हम ट्रिप पर चलते हैं, मैंने अगले सुबह अपनी सहायक नीता से कहा। इबोनी गांव? उसने पूछा। मैंने कॉफी से नजर उठाई और कहा, हाँ, इबोनी गांव वापस। वो रुकी। तुम्हारी मां का गांव? हाँ, लेकिन अभिनव, पूरी इज्जत के साथ, क्या तुम सुनिश्चित हो कि यह सही है? नहीं, मैंने धीरे से कहा, लेकिन यह जरूरी है। खबर कुछ ही घंटों में फैल गई। अभिनव 13 साल की चुप्पी के बाद अपने गांव लौटे, ब्रिज बॉय से बोलोगोनिया तक। वो घर जा रहे हैं। गांव में आग जैसी हलचल, जब देश के सबसे कम उम्र के तकनीकी व्यापारी की अचानक यात्रा की योजना। ये सुबह की हेडलाइन थी। हर कोई आना चाहता था, पत्रकार, एनओएस, यहां तक कि राजनीतिज्ञ भी। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये व्यक्तिगत मामला है। हम सवेरे चुपचाप पहुंचे। मेरा काफिला गांव के चौक से गुजरा। हवा में लाल धूल और जलती लकड़ी की खुशबू थी। सूरज अभी उगा नहीं था, लेकिन गांव पहले ही हलचल में था, क्योंकि ऐसे जगहों में बातें जल्दी फैलती है। बच्चे नंगे पैर संकरी गलियों में दौड़ रहे थे, हेडलाइट के पीछे भागते हुए। महिलाएं पानी लाने से रुककर फुसफुसाती और इशारा करती। मैं कार से बाहर आया, साधारण सफेद शर्ट, जीन्स और सैंडल में। न सोने की चेन, न सूट, न बॉडीगार्ड, सिर्फ मैं। और फिर भी मैंने कभी इतना शक्तिशाली महसूस नहीं किया। मेरी मां का यार्ड वैसा ही था। जिंक की छत अब भी कोनों में टपकती थी। दीवारें उम्र के दागों से भरी थी। पेंट पुरानी पपड़ी की तरह उखड़ रहा था। मैंने गेट के पास से गुजरा और गहरी सांस ली। फिर मैंने खटखटाया। दरवाजा मेरे छोटे भाई आदित्य ने खोला। वो मेरे देखकर ठहर गया। अभिनव, वो बड़ा, थका हुआ, थकावट भरा दिख रहा था, लेकिन फिर भी पहचानने योग्य। आखिरी बार जब हम बात किए थे, आदित्य ने मुझे रेत मारी थी और हंसा था जब हमारी मां मुझे मारने वाली थी। अब उसके होंठ कांप रहे थे। तुम आए? मैंने सिर हिलाया। मां कहाँ है? उसने अंदर इशारा किया, बोलने से डरते हुए। वो अपनी सामान्य जगह पर बैठी थी, झोपड़ी के कोने में प्लास्टिक की कुर्सी पर, अभी भी उसी रैपर में जो वीडियो में था। इस बार उसके सिर पर सख्ती से रैपर बांधा हुआ था। वो बारीक बैंगन चबा रही थी, तेज आवाज में किसी से बात कर रही थी। जब उसने मुझे देखा, उसकी आंखें बड़ी हुई और एक पल के लिए, सिर्फ झलक, जैसे शर्म जैसी कोई बात थी। फिर वो जल्दी से उठी, झूठा चलने का नाटक करते हुए मेरी ओर भागी। अभिनव, मेरा बेटा, मेरा सुनहरा बेटा, तुम आ गए। मैं हिला नहीं। उसने मुझे गले लगाया और उसका पकड़ मजबूत और बेबस था। हे भगवान, ये हुआ। मेरी दुआओं का असर हुआ। वो मेरे पास वापस आ गई। मैं मूर्ति की तरह खड़ा रहा। जब उसने मुझे छोड़ दिया, मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने मुझे शाप कहा। उसका मुस्कान फीकी पड़ गई। तुमने मुझे मारा, मुझे भूखा रखा और सड़ने के लिए छोड़ दिया। क्या तुम्हें याद है, या मुझे याद दिलाना चाहिए? वो चुप रही। मैं 12 साल की थी। मैंने आगे कहा, तुमने मुझे बाहर खींचा और झाड़ू से मारा जब पड़ोसी देख रहे थे। तुमने कहा कि मैं जेल जाऊंगी जैसे अंकल कार्लो, कि मैं सिर्फ दुख भोगने के लिए पैदा हुई थी। उसने मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। तो बताओ मां, अब क्यों? जब तुमने मुझे पहले ही जीवित दफन कर दिया था, तो अब टीवी पर मेरे लिए क्यों रो रही हो? वो नर्वस होकर इधर उधर देख रही थी। पड़ोसी इकट्ठा हो रहे थे और देख रहे थे, कुछ दया से, कुछ जिज्ञासा से। मैं भ्रमित था। अभिनव, जिंदगी कठिन थी। तुम्हारे पिता, वो मदद नहीं करते थे। मैं छोटी थी और तुम मुझे नफरत करती थी। मैंने बीच में काट दिया। तुम मुझे नफरत करती थी और यही सच है। उसके आंसू जल्दी आ गए, लेकिन उन्होंने मुझे हिला नहीं। मुझे माफ कर दो, उसने फुसफुसाया। नहीं,
मैंने दृढ़ता से कहा, तुम माफ कर रही हो क्योंकि मैं सफल हूं। अगर मैं शहर में मर गई होती, तुम कहते कि ये मेरा नुकसान था। लेकिन अब मैं अमीर हूं। अचानक मैं तुम्हारा सुनहरा बेटा बन गया। वो अचानक लाल मिट्टी पर घुटनों के बल बैठ गई। भीड़ चौंकी। माफ कर दो, अभिनव। मैं अंधी थी। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा बनोगे। मैं नहीं जानती थी। मैंने उसे नीचे देखा, मेरा दिल पत्थर जैसा कठोर। फिर मैं मुड़ा और चला गया। उस रात मैंने गांव के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति बुक कर दी। मैंने नए लैपटॉप दान किए, साफ पानी का प्रोजेक्ट शुरू किया और आधुनिक लर्निंग सेंटर बनाने का वादा किया, जिसे केवल उस आदमी के नाम पर रखा जाएगा जिसने मेरे शब्दों को समझा, विवेक। मैंने अपनी मां का जिक्र नहीं किया, एक बार भी नहीं। वो कार्यक्रम के दौरान भीड़ के किनारे खड़ी रही, उसका चेहरा तंग। लोग उसके आसपास फुसफुसा रहे थे। कुछ उसे डर रहे थे, कुछ उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन मैं कुछ महसूस नहीं किया जब तक कि उसी रात एक छोटा लड़का मेरी बाह पर टपक नहीं गया। वो लगभग 10 साल का था, दुबला पतला, धूल भरे पैर और शर्ट, और उसकी बड़ी आंखों से मुझे देख रहा था। क्या आप वास्तव में अब अभिनव हैं? मैंने मुस्कराया। हां, मैं हूं। वो शर्म से मुस्कराया। मेरी मां कहती है कि मुझे तुम्हारे जैसा बनना चाहिए। चाहे लोग मुझे कैसे भी व्यवहार करें, मुझे खुद पर विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। मैं ठहर गया, फिर धीरे धीरे उसके पास घुटने टेक दिए। तुम क्या मानते हो? उसने सितारों की ओर देखा और जवाब दिया, मैं मानता हूं कि मैं एक दिन प्रधानमंत्री बन सकता हूं। मैंने उसके बाल हल्के से सहला दिए। आंखें जल रही थी। तुम बनोगे। बस एक बात वादा करो। क्या? कभी मत देना कि उनकी नफरत तुम्हारी सच्चाई बन जाए। उसने सिर हिलाया, और वहीं सालों बाद पहली बार मुझे शांति महसूस हुई। लेकिन यह लंबे समय तक नहीं टिकेगी, क्योंकि अगले सुबह एक स्कैंडल टूटने वाला था जो सब कुछ हिला देगा। मेरे अतीत का एक रहस्य जिसे कोई मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। और अनुमान लगाओ किसने लीक किया। अगली सुबह सपना जैसा शुरू हुआ। मैं बिस्तर का सौंग और दूर चर्च की घंटियों की आवाज सुनकर उठा। अभी भी पिछले रात छात्रवृत्ति समारोह में भारी भीड़ से चकित। हेडलाइन पहले ही आ रही थी, अभिनव 2 करोड़ रुपए शिक्षा कोष के साथ अपने गांव को ऊपर उठाते हैं। परित्यक्त बच्चा से राष्ट्रीय नायक, अभिनव आशा देते हैं। एक बच्चा से राष्ट्रीय नायक, अभिनव आशा देते हैं। मां टूट गई और रोने लगी जब गांव का बेटा लौटा। मीडिया ने उसे दुखी, पछता वाले मां के रूप में पेश किया, जो कभी भूले बेटे की मां थी। लेकिन उन्होंने सच नहीं जाना। उन्होंने मेरी पीठ पर चोट महसूस नहीं की, नहीं उन नामों को सुना जो उसने मुझे पुकारा जब कोई नहीं देख रहा था। मैंने धीरे धीरे अपनी चाय पी, पास के छोटे लॉज की खिड़की से बाहर देखते हुए। मेरी सहायक नीता ने दरवाजा खटखटाया और चिंतित चेहरे के साथ अंदर आई। तुम इसके लिए बैठना चाहोगे? मैंने एक भौं उठाई। क्या हुआ? उसने मुझे अपना टैबलेट दिया, जिसमें पहले से ही वीडियो लिंक लोड था। ये अभी अभी एक गॉसिप ब्लॉग पर डाला गया है और बहुत तेजी से फैल रहा है, नीता ने कहा। मैंने प्ले पर क्लिक किया। वो फिर से थी, मेरी मां। लेकिन इस बार वो न रो रही थी, न भीख मांग रही थी। इस बार वो मुस्कुरा रही थी, किसी के आंगन में बैठी थी, एक औरत के साथ जो कैमरा पकड़े हुए थी, और वो जोर से, बेपरवाही से बात कर रही थी। वो मेरे पति का बेटा कभी था ही नहीं। उसने हंसते हुए कहा, मुझे हमेशा पता था। जिस दिन वो पैदा हुआ और उसकी नाक देखी, मुझे समझ आ गया कि वो मेरे पति के खून से नहीं है, इसीलिए मैं उससे नफरत करती थी। वो मुझे मेरी गलती की याद दिलाता था। कैमरा पकड़े अनु ने हैरान होकर कहा, क्या आप कह रही हैं कि अभिनव आपके पति का बेटा नहीं है? मेरी मां फिर से हंसी। वो एक आदमी से था
जिसे मैंने शादी से पहले मिला था। मैं जवान थी और मूर्ख भी। मैंने कभी किसी को नहीं बताया, यहां तक कि अभिनव को भी नहीं। लेकिन अब वो सोचता है कि वो बहुत बड़ा आदमी है। अगर उसे सच्चाई पता चल जाए, शायद वो दुनिया का मालिक बनने की कोशिश बंद कर दे। मेरी नजर धुंधली हो गई। हाथ कप के चारों ओर जकड़ गया। छाती में धीमी, दर्द भरी जकड़न फैल गई। नीता की आवाज कहीं दूर से आई, कानों में गूंजते शोर के बीच। आपकी मां ने ये रिकॉर्डिंग 3 ब्लॉग्स को बेची है। एक ने कहा कि उसने इसे चुप रखने के लिए 10 लाख मांगे। मैं स्क्रीन को देखता रहा, जहां मेरी मां ऐसे बात कर रही थी जैसे मौसम का हाल बता रही हो। मेरे अस्तित्व को ऐसे मिटा रही थी जैसे मैं उसकी यादों पर लगा कोई दाग हूं। उसने मुझे कभी नहीं बताया, मैंने धीरे से कहा। मुझे नहीं लगता किसी को पता था। नीता ने धीरे से कहा, आपके पिता ने ही आपको पाला, लेकिन वो कह रही है कि जैविक रूप से आप किसी और के बेटे हैं। मैं हंसा, मजाक में नहीं, बल्कि इस बेतुकेपन पर। तो अब, इतने सालों बाद, मारपीट, नफरत, तन्हाई के बाद, अब वो मुझे पूरी तरह मिटाना चाहती है। वो मुझे बचपन में तोड़ नहीं सकी, मैंने कहा। अब वो मुझे मर्द होकर तोड़ना चाहती है। वीडियो पर लाखों व्यूज आ चुके थे। टिप्पणियां भयानक थी। कुछ लोगों ने हमदर्दी दिखाई, बाकी ने मुझे नाजायज बेटा कहकर दोषी ठहराया। मीडिया सवाल पूछ रही थी, निवेशक फोन कर रहे थे। वो इस कहानी को मजाक बना रही है। मैंने खुद से कहा। नीता ने मेरा कंधा पकड़ा। अब आप क्या करना चाहते हैं? मैं कुछ पल रुका। ये अब सिर्फ मेरे बारे में नहीं था। मैं अब एक निशानी बन चुका था, उन सब बच्चों के लिए जिन्हें छोड़ा गया, ठुकराया गया, भुला दिया गया। अगर मैं अब झुकता, तो मैं भी एक और दुख भरी कहानी बन जाता। नहीं, मैंने कहा, मैं अब बहुत आगे आ चुका हूं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो, मैंने कहा। नीता ने सिर हिलाया। कब? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, सच बताने का वक्त है, पूरा सच। अगले दिन गांव में एक बड़े सफेद टेंट के नीचे मीडिया जमा थी। सैटेलाइट वैनें सड़क पर खड़ी थी। कैमरामैन मक्खियों की तरह घूम रहे थे। रिपोर्टर अपनी नोटबुक्स पकड़े, नई खबर की भूख में तैयार बैठे थे। मैं मंच पर चढ़ा, काले साधारण शर्ट में। न कोई दिखावा, न सुरक्षा, सिर्फ मैं और मेरी कहानी। भीड़ को देखा। वहां वो थी, मेरी मां, घूंघट में छिपी, पीछे बैठी हुई। हमारी नजरें मिली और उसने तुरंत नजरें झुका ली। मैंने गहरी सांस ली। मेरा नाम अभिनव है, मैंने शुरुआत की। और अपने बचपन के ज्यादातर हिस्से में मुझे लगता था कि मैं अभिशप्त हूं। भीड़ झुककर सुनने लगी। मैं एक ऐसी औरत के हाथों पला जो रोज ये जताती थी कि मैं अनचाहा हूं। मुझे पीटा गया, भूखा रखा गया, मजाक उड़ाया गया, और ये सब मेरी अपनी मां ने किया। वही औरत जो अब खुद को अरबती की मां कहती है। भीड़ में हलचल हुई। मैं पुलों के नीचे सोया, भिखारी कहा गया। मेरे कपड़ों, मेरी बदबू, मेरी चुप्पी का मजाक उड़ाया गया। लेकिन मैं उठा, क्योंकि किसी ने मुझे उठाया नहीं, बल्कि मैंने खुद हार मानने से इनकार किया। मैंने खुद को सिखाया, एक साइबर कैफे में काम करते हुए, दिन में कारें धोकर। मैंने अपनी जिंदगी कुछ भी नहीं से बनाई। मैं रुका ताकि मेरे शब्दों का असर बैठ सके। और अब इतने सालों बाद, वही औरत जिसने मुझे गलती कहा, मेरी कहानी बेच रही है, मुझे नाजायज कह रही है। शायद वो सही हो। शायद मुझे नहीं पता कि मेरा असली पिता कौन है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं। मैंने कैमरे में सीधे देखा और कहा, मैं दर्द जानता हूं। मैं ठुकराए जाने का मतलब जानता हूं। मैं जानता हूं कि भूखे सोना क्या होता है जब तुम्हारे भाई खाते हैं। मैं जानता हूं कि राख से उठने के लिए कितनी आग चाहिए। भीड़ तालियों से गूंज उठी। कुछ रिपोर्टरों की आंखों में आंसू थे। मेरी मां वहीं बैठी थी,
चेहरे पर शर्म की लकीरें जम गई थी। मुझे अपने अतीत पर शर्म नहीं, मैंने कहा, क्योंकि मेरी कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं रही। ये हर उस बच्चे की कहानी है जिसे कभी कहा गया कि वो गलती है। मैं मंच से उतरा, भीड़ भावनाओं से भर उठी। लोग खड़े हो गए और ताली बजाई। कुछ ने एक दूसरे को गले लगाया, कुछ महिलाएं धीरे धीरे रो पड़ी, और मैं बिना कुछ कहे अपनी मां के पास से गुजरा। उस रात मैं लॉज की बालकनी पर अकेला बैठा। नीता मेरे पास पानी की बोतल लेकर आई और बैठ गई। आपने इंटरनेट तोड़ दिया, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आप 4 देशों में ट्रेंड कर रहे हैं और आपकी नई स्कूल प्रोजेक्ट के लिए दान आ रहे हैं। मैंने धीरे धीरे सिर हिलाया और कहा, यह प्रसिद्धि के लिए नहीं है, ये अंततः आजाद होने के लिए है। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम आजाद महसूस कर रहे हो? मैंने सोचा उस लड़के के बारे में जो क्लास के कोने में सैंडल पहनकर बैठता था, उस बच्चे के बारे में जो हर उठती आवाज पर डरता था, उस लड़के के बारे में जो सोचता था कि वो कभी पर्याप्त नहीं है। फिर मैंने उस आदमी को देखा जो मैं बन चुका था। हां, मैंने पहली बार अपने जीवन में कहा, मैं आजाद महसूस करता हूं। वो मुस्कुराई और जाने लगी। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, मैंने फिर से कहा, क्या आपने कभी सोचा कि कुछ मां एक बच्चे से प्यार कर सकती है और दूसरे से नफरत? वो रुकी और बोली, सोचा है। क्या अगर उसने मुझसे नफरत इसलिए की क्योंकि उसने अपने आप का वो हिस्सा देखा जिसे वो माफ नहीं कर सकती थी? नीता धीरे धीरे मुड़ी और बोली, कौन सा हिस्सा? वो हिस्सा जिसने अपने दर्द से आगे सपना देखा। मैंने जवाब दिया। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी नई मिली आजादी को अपनाया, जिंदगी ने अभी मेरे साथ खेल खत्म नहीं किया था। क्योंकि 2 हफ्ते बाद एक आदमी मेरे मुंबई ऑफिस में आया। एक अजनबी, मध्यम आयु का, लंबा और नर्वस दिखने वाला, और उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। मेरा नाम विक्रम है, उसने कहा, और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा पिता हो सकता हूं। मैं अभी हाल ही में एक स्पीचिंग इवेंट से लौटा ही था जब नीता मुझे एयरपोर्ट पर मिली, पीलापन लिए हुए और हाथ में चिट्ठी लिए। ऑफिस में कोई इंतजार कर रहा है, उसने सावधानी से कहा। वो दावा करता है कि वो तुम्हारा पिता हो सकता है। कुछ पल के लिए समय ठहर गया। मैंने ये सवाल बहुत पहले दबा दिया था। मैंने इसे अपने बचपन की हर संघर्ष, सफलता और धोखों के नीचे दबा दिया था। मेरा असली पिता कौन है, ये अब मायने नहीं रखता था। मैं अपने आप का आदमी बन चुका था। मैं एयरपोर्ट गेट पर खड़ा था, चिट्ठी हाथ में पकड़े। वो दर्द लौट आया, अपनी जड़ें न जानने का दर्द। मैं शाम को ऑफिस पहुंचा। लाइट्स मंद थी और सब घर चले गए थे, सिवाय उस आदमी के जो वेटिंग लाउंज में चुपचाप बैठा था। लंबे सॉल्ट एंड पेपर बाल, मौसम से झुर्री वाली त्वचा, और आंखें जो मुझे बहुत अच्छी तरह पता थी। अभिनव, उसने खड़ा होकर कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस उसे देखा, हाथ पर हाथ रखे। दिल उस बच्चे की तरह धड़क रहा था जो अभी अभी एक मना किए हुए दरवाजे के पीछे से देखा। मैं विक्रम हूं, उसने धीरे कहा। तुम्हारी मां, वो और मैं शादी से पहले साथ थे। हम जवान थे, मूर्ख, प्यार में थे, लेकिन मेरे माता पिता ने मना किया। वो चली गई और मुझे पता भी नहीं था कि वो गर्भवती है। मैंने जबड़ा कस लिया। क्यों अब? उसने अपनी जेब से एक फोटो निकाली, पुरानी, फीकी हुई। 2 जवान लोग मुस्कुराते हुए कैमरा की ओर देख रहे थे। फिर एक और जिसमें वो नवजात को पकड़ रहा था, शायद कुछ महीने का। समानता स्पष्ट थी। मैंने पिछले महीने पता लगाया, उसने जारी रखा। तुम्हारे गांव के एक रिश्तेदार ने तुम्हारी मां का नाम देखा जब मैंने टीवी पर तुम्हारा चेहरा देखा। मुझे पता था ये तुम हो। मैं धीरे बैठ गया। उसने मुझे कभी नहीं बताया। मैंने बुदबुदाया। उसने पूरी जिंदगी मुझे उस विकल्प के लिए सजा दी जो मैंने कभी नहीं चुना। उसने सिर हिलाया, आंखों में आंसू। उसने अपने आप से नफरत की। अभिनव,
और उसने इसे तुम पर निकाल दिया। मैंने उसे देखा, गले में जलन को रोकते हुए। तुम जानते हो अनचाहा होने का क्या मतलब होता है? कुत्ते की तरह पिटाई होने का। किसी को बताया जाए कि तुम किसी की जिंदगी की वजह हो? उसने सिर हिलाया। नहीं, नहीं जानता, लेकिन काश मैं तुम्हारा दर्द ले सकता। मैं खड़ा हुआ और कहा, तुम नहीं ले सकते। वही दर्द मुझे वो बना दिया जो मैं हूं, और इसके लिए मैं अब शर्मिंदा नहीं हूं। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी पत्नी और बच्चे हैं। मैं कुछ बदलना नहीं चाहता। मैं बस अपने बेटे को जानना चाहता था। बेटा शब्द मेरे सीने पर बिजली की तरह पड़ा, क्योंकि ये नया था नहीं, बल्कि इसलिए कि मैंने इसे कभी इतनी कोमलता से नहीं सुना। मैंने धीरे सिर हिलाया। देखेंगे कि ये कहा जाता है। एक कदम एक बार। 1 महीना बीता। मैंने अपनी मां से बात नहीं की। उसने भी मुझसे संपर्क नहीं किया। शायद शर्म ने उसे अंततः चुप रहने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन मैं उस पूल को अनदेखा नहीं कर सकता था। तो एक गर्म शनिवार मैं अकेला गांव लौटा। ना प्रेस, ना सहायक, बस मैं। उसका घर पहले से शांत था। किनारों में जंगली घास उगी थी। जिंक की छत फिर से जंग खा रही थी। मैंने खटखटाया और उसने दरवाजा खोला। उसका चेहरा पतला था, आंखें धंसी हुई थी, और वो आश्चर्यचकित नहीं दिखी, बस थकी हुई। मैंने सुना, उसने कहा, और मुझे अंदर आने दिया। हम चुपचाप बैठे। हमारे बीच हवा इतिहास से भरी थी। फिर उसने तोड़ा, मैंने तुम्हारी स्पीच देखी। मैंने हर शब्द का हकदार था। मैंने जवाब नहीं दिया। मैं गुस्से में था। उसने धीरे कहा, तुम पर नहीं, अपने आप पर। क्योंकि मैंने गलती की। मुझे शर्म आई। और जब तुम पैदा हुए, तुम हर दिन मुझे उस गलती की याद दिलाते। मैंने मुट्ठी कस ली, तो तुमने मुझे बचपन में अपने पछतावे के लिए सजा दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, और वो बोली, मैं जवान थी, अभिनव, गरीब और डरपोक। और जब तुम्हारे पिता को पता चला कि तुम उनके बेटे नहीं हो, उन्होंने मुझे कभी बात न करने को कहा। मैं फंसी हुई थी, और मैं तुमसे नफरत करती थी, क्योंकि तुम सच थे जिसे मैं छुपा नहीं सकती थी। तुमने मुझे पीड़ा दी। मैंने कहा, तुमने मुझे खून बहते देखा और कुछ नहीं कहा। मुझे पता है, उसने रोते हुए कहा, और मैं इसका बोझ अपनी जिंदगी भर लेकर रहूंगी। मैं खड़ा हुआ, जाने को तैयार, लेकिन उसकी आवाज ने मुझे रोक लिया। मैंने कुछ रखा है, उसने कहा। मुझे नहीं पता क्यों। शायद अपराधबोध, शायद उम्मीद। वो कोने में गई और एक छोटा जंग लगा टिन बॉक्स निकाला। अंदर थे चित्र, मेरे बचपन के स्केच, स्कूल के रिजल्ट, पहला पुरस्कार जो मैंने जीता, और एक छोटी फटी हुई नोटबुक जिसमें लिखा था, एक दिन मैं उनसे बड़ा बनूंगा जो मुझे देखते हैं। मैंने उन शब्दों, मेरी लिखावट, मेरी उम्मीद को देखा। उसने अपना चेहरा पोंछा और कहा, मैंने तुम्हारा हर हिस्सा रखा जिसे मैं पाने की हकदार नहीं थी। कुछ पल के लिए बचपन का मैं चुपचाप देखा, न बदला लेने के लिए, न न्याय के लिए, बल्कि बंद होने के लिए। मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैंने धीरे कहा, लेकिन मैं तुम्हें प्यार भी नहीं कर सकता। अभी नहीं, शायद कभी नहीं, लेकिन मैं कभी तुम नहीं बनूंगा। और यही काफी है। 6 महीने बाद मैं अनाथ और छोड़े हुए बच्चों के लिए बनाए गए विवेक सेंटर के उद्घाटन पर हजारों लोगों के सामने खड़ा था, जिसका नाम उस एक आदमी के नाम पर था जिसने दुनिया ना देखने पर भी मुझे देखा। विक्रम, मेरे असली पिता, अपनी पत्नी के साथ पहली पंक्ति में थे। हम परफेक्ट नहीं थे, लेकिन कोशिश कर रहे थे। नीता मेरे पास खड़ी थी, आंसू रोकते हुए। कैमरे चमक रहे थे और बच्चे खुश हो रहे थे। और भीड़ के पीछे कहीं मैंने उसे देखा, मेरी मां अकेली खड़ी, हाथ जोड़कर, चुप। और पहली बार मैंने क्रोध महसूस नहीं किया, मैंने आजादी महसूस की। आज
मैं भारत के बच्चों से बात करता हूं। वो बच्चे जो पुलों के नीचे सोते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि वे अभिशप्त हैं, जिन्हें पीटा जाता है, चुप कराया जाता है और भुला दिया जाता है। मैं उन्हें कहता हूं, उन्होंने मुझे कचरे की तरह फेंक दिया। अब दुनिया मेरा नाम जानती है। ये कहानी सिखाती है कि दर्द साम्राज्य बना सकता है और ठुकराया जाना राजा बना सकता है। तुम्हें सफल होने के लिए उनके प्यार की जरूरत नहीं है। तुम्हें महत्वपूर्ण होने के लिए उनकी मंजूरी की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ आत्मा में आग चाहिए और उठने का साहस चाहिए। भले ही तुम्हारी मां तुम्हें अभिशप्त कहे, तुम्हारा भविष्य तुम्हें आशीर्वाद कह सकता है। याद रखो, वही लोग जिन्होंने तुम्हें जिंदा दफना दिया, एक दिन तुम्हें हर स्क्रीन पर खिला देख सकते हैं। क्योंकि मैं कभी वो लड़का था जिसे फेंक दिया गया, और अब मैं वो आदमी हूं जिसे वे कभी भूल नहीं सकते।